नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। महिला नेत्री के साथ कथित शारीरिक शोषण करने के आरोपी कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इस मामले में पिछले 17 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव फिलहाल बेल पर है। 18 जून 2019 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिला है। पूरा मामला 20 अप्रैल 2019 का है, जब प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के महासचिव पद पर काबिज थे। उसी दौरान उन्हीं की ही पार्टी की एक महिला नेत्री ने होटल में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले को लेकर उक्त महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने उस होटल के कमरे को सील भी किया था, साथ ही मामले की फॉरेंसिक जांच भी करवाई थी। अधिवक्ता ने जो झारखंड विकास मोर्चा केंद्रीय समिति की सदस्य भी थी उस वक्त, उन्होंने अपने ही दल के विधायक श्री प्रदीप यादव पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। प्राथमिकी दर्ज हुई, जांच हुआ, जांच होने के बाद चार्जशीट सबमिट हुआ था। इस पर चार्ज के समय में स्पेशल कोर्ट एमएलए एमपी में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया था प्रदीप यादव जी के द्वारा, जिसको कि न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उसी का रिवीजन माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल किया था। 17 अक्टूबर को बहस हुई, आदेश रिजर्व था। आज न्याय निर्णय आ चुका है, प्रदीप यादव जी की याचिका खारिज है। वहीं अलकायदा के संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान कटकी की शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट में पेशी हुई। दिल्ली पुलिस कटकी को तिहाड़ जेल से लेकर जमशेदपुर पहुंची। यहां उसे एडीजे 1 संजय कुमार उपाध्याय की कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि अब्दुल रहमान कटकी की गिरफ्तारी उड़ीसा से हुई थी। इस मामले में बिष्टुपुर थाने में अब्दुल रहमान कटकी के अलावा अब्दुल सामी, मौलाना कलीमुद्दीन, अब्दुल मसूद और नसीम समेत अन्य के खिलाफ 25 जनवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ने, संगठन का विस्तार करने, जिहाद के लिए युवाओं को भड़काने और देशद्रोह से जुड़ा है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच कटकी को लेकर जमशेदपुर कोर्ट पहुंची। बता दें कि देश भर में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और आतंकी समूह के लिए सदस्यों की भर्ती करने के लिए दिल्ली पटियाला हाउस की विशेष न्यायालय ने 14 फरवरी 2023 को सुनवाई की थी। उसमें अलकायदा के 4 आतंकियों को 7 साल 5 महीने का सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। यहां जमशेदपुर कोर्ट में अब्दुल रहमान कटकी के वकील दिलीप महतो ने बताया कि दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब जमशेदपुर में ट्रायल चल रहा है। इसी को लेकर कटकी को यहां लाया गया है। उन्होंने बताया कि अब अब्दुल रहमान कटकी यही रहेगा और ट्रायल फेस करेगा। इन पे अलग अलग सेक्शन में केस है धारा में, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो यूएपी है वो मेन है, आर्म्स एक्ट है और आईपीसी के अलग अलग धारा है। तो इनके एक्चुअली दिल्ली में केस चल रहा था और दिल्ली केस के इन्फॉर्मेशन पे ही यहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुआ है। यहाँ का कोई स्पेशल घटना यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसको कनेक्ट किया गया है और यहाँ चूँकि चल रहा है और दिल्ली के केस में कंक्लूड हो गया वहाँ पे था, तो उनको 2 सेक्शन में वहाँ पे सजा हुई, बाकी के सारे में वो बरी हो गए। तो अब चूँकि वहाँ कंक्लूड हो गया तो अब यहाँ का केस रह गया, तो इसलिए उनको यहाँ पे लाया गया। आज क्या हो गया? आज अभी कुछ गवाही एविडेंस स्टेज में चल रहा है, उनको यहाँ अपीयरेंस करना था। जैसा आपको कहना है कि हम फिजिकली यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी जैसे मैं बात करके आया, बोले फिजिकली मैं नहीं लाऊंगा, उसको हाइप नहीं क्रिएट करना है, नॉर्मली इसको अभी हम लोग करेंगे और एविडेंस स्टेज में चल रहा है। अब नेक्स्ट से गवाही चलेगी, चूँकि वहाँ केस खत्म हुआ, अब यहाँ पे चलेगा। इधर ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को तीसरी बार सम्मन भेजा है। इसके तहत मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 9 सितंबर को ईडी के रांची क्षेत्र कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। उनसे उनकी और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। देखिए, रांची जमीन घोटाला में ईडी ने पहली बार सम्मन जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दिन वे ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे और एक कर्मचारी के जरिए पत्र भेजा था। उसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री को सम्मन भेजकर 24 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। अब ईडी ने मुख्यमंत्री को तीसरी बार सम्मन भेजा है। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का कहना है कि मुख्यमंत्री को ईडी के पास जाना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। ईडी ने अब तीसरी बार मुख्यमंत्री को समन जारी कर उनको उपस्थित होने को कहा है। मुख्यमंत्री को यह समझना होगा कि पिछले 2 अवसरों पर जब उनको समन किया गया वो नहीं गए और कानून का सहारा लेने की बात कही, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी की सुनवाई नहीं हो रही है
तो उनको तीसरे सम्मन का सम्मान करना चाहिए, जाना चाहिए उनके पास। और ईडी उनसे यह जानना चाहती है कि राज्य में जो लोग अवैध तरीके से पैसे कमा रहे हैं, कुछ संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, उसका किंग पिन कौन है, उसके सूत्र कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, हिस्सेदार कौन कौन लोग हैं, पैसा कहाँ तक पहुँच रहा है। यही बातें तो उनको बतानी है कि ज़मीन घोटाले जो रांची में हुए उसमें कई वरीय अधिकारी पकड़े गए, बहुत सारे लोग जेल में हैं, उनको संरक्षण कौन दे रहा था। इन्हीं बातों की जानकारी मैं समझता हूँ कि ईडी को चाहिए, क्योंकि वो इन मामलों की तहकीकात कर रही है और अब खोजबीन इस स्तर पर है कि मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के उपरांत कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। उनको जाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और ये लुका छिपी का खेल बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अंततः मुख्यमंत्री को ईडी के समक्ष जाना ही होगा। इधर सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में चारा घोटाला के 27 साल पुराने और अंतिम मामले के 36 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। मामला राजधानी रांची के डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। इससे पहले 28 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई थी। मामले में 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। उनमें से 35 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था, जबकि 53 अभियुक्तों को 2 से 3 साल की सजा सुनाई गई थी। शुक्रवार को चर्चित चारा घोटाले के 27 साल पुराने और अंतिम मामले में 36 अभियुक्तों की सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। इस दौरान सभी आरोपियों को 4 साल की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया गया। इसमें अधिकतम 1 करोड़ और न्यूनतम 3 लाख का जुर्माना शामिल है। चारा घोटाला के मामले में आज फैसला आया। उसी फैसले के तहत में आज कुल जो गए थे उनको 36 लोगों की सज़ा के बिंदु पर सुनवाई हुई। उनमें से सभी को 4 साल की सज़ा की गई और जो मिनिमम सज़ा है वो 3 लाख की, मैक्सिमम 1 करोड़ का फाइन किया गया। और इधर राजधानी रांची से सटे ग्रामीण क्षेत्र के ओरमांझी थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने 9 अभियुक्तों को धर दबोचा है। ये जानकारी रांची ग्रामीण एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। घटना बीते 31 अगस्त की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्याकांड को आपसी रंजिश में अंजाम दिया गया। घटना के 2-3 दिन पहले ही मवेशी को चराने को लेकर रिश्तेदारों में विवाद चल रहा था, जिसकी हत्या हुई है। उन्होंने भी 2-3 दिन पहले दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इसी आपसी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने इस ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में अब तक 9 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी जल्द ही कर ली जाएगी। देखिए, कल एक ओरमांझी थाना क्षेत्र में जगह है झांझी टोला गुंजा, ग्राम देवनजड़ा, यहाँ पर एक घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसमें 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। एक व्यक्ति जिनका नाम है झामेश्वर बेदिया, इनकी उम्र करीब 42 वर्ष, इनकी 2 पत्नियां थीं, सरिता देवी और संजू देवी। इन तीनों की हत्या की गई थी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो स्पॉट पर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में जो मामला आया था वो कुछ इस तरीके का है कि इनकी आपस में गोतियों के साथ झगड़ा था। झगड़े का सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ डोमेस्टिकेशन किया गया था पिग्स का, सुअर पालते थे, वो सुअर खेत को जाके नष्ट कर दिया था। मूल बात यही है, इससे झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन ये कुछ समय पहले हुआ था, तकरीबन 2 सप्ताह पहले ये घटना हुई थी। उसके बाद सारे परिवार में वहाँ पर आपस में मनमुटाव था। जिन व्यक्ति की हत्या की गई है इन पे भी ये आरोप है कि कुछ दिन पहले, इस घटना से तकरीबन 2-3 दिन पहले, इन्होंने जाकर इनके ही गोतिया के लोगों के साथ मारपीट की। तो उसमें शायद सर्वर लोगों का फटा था, कुछ चोटें आई थी। उसी बात को लेके कल सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास 10-12 लोग, 11 जो हैं नेम्ड हैं और 3-4 अज्ञात हैं, इतनी संख्या में लोग इनके घर पे पहुंचे और बेसिक डिमांड ये था कि आपने जो मारपीट की है, जिसमें चोट आई है, उसका आप हर्जाना दीजिए। इस बात से विवाद शुरू हुआ। आपस में लोगों ने झगड़ा किया और जो ट्रेडिशनल हथियार होते हैं, लाठी, डंडा, दावली, चापड़, कुदाल, इनको इस्तेमाल करके 3 लोगों को मार दिया गया। जब ये घटना हो रही थी तो उसी परिवार के, जहाँ पे मृत्यु हुई है, उसके 2 लोग, एक मृतक का भतीजा और दूसरा मृतक का एक बेटा है, वो भी वहाँ पे मौजूद था। मृतक का भतीजे को भी चोटें आई हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर है जिसका इलाज कराया गया है। तो इस केस के वादी जो हैं वो मृतक के भतीजे ही हैं। उन्होंने भी किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से वो भागे, लेकिन जब दोबारा आए तो देखा कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। वही हाल उस छोटे बच्चे के साथ भी हुआ, उसने भी देखा, लेकिन वो भी बेचारा वहाँ से भागा और जब आके देखा तो देखा कि उसके पिता और उसकी बायोलॉजिकल मदर और एक और जो उसकी उनकी जो बड़ी मदर थी, उनका भी डेथ हो गया। तो पूरी घटना इस तरीके की थी। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और मैं यहाँ पे जो टीम बनाई गई थी, एक डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में, थाना प्रभारी ओरमांझी थे उसमें,
केस के आईओ हैं वो भी आए हुए हैं हम लोगों के साथ, उसके साथ थाने के और लोग थे। त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लगभग इनिशियली हम लोग 2-3 घंटे के अंदर ही लगभग 4-5 लोगों को पकड़ा गया था। उनकी निशानदेही पे और लोगों को पकड़ा गया। अभी की जो संख्या है 11 जो नेम्ड अक्यूज थे उसमें 9 लोगों को पकड़ लिया गया है। जो 2 लोग और 3-4 जो अज्ञात बचे हैं उनको पकड़ने के लिए हम लोग की कार्रवाई जारी है। रेड्स लगातार चल रहे हैं, उनको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द पकड़ेंगे। जमशेदपुर जिला प्रशासन प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इसी के तहत जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय में बैठक की। इस दौरान प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने को लेकर कई निर्णय लिए गए। इस बैठक में शहर के तमाम होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ शहर के सामाजिक संगठनों के साथ स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। उपायुक्त ने होटल संचालकों को निर्देश दिया कि अपने होटल में प्लास्टिक बैग का उपयोग न करें। महिला समिति द्वारा बनाए गए पेपर या कपड़े के बैग का उपयोग करें। इससे वैसी महिला संगठन या समूह जो इस दिशा में कार्य कर रही है उन्हें आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। वहीं प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए लोगों की जागरूकता पर भी बल दिया गया। जिले के उपायुक्त ने ये भी बताया कि शहर में 3-4 मॉल को चयन किया गया है, जहां शहर और इसके आसपास के शिल्पकारों के लिए एक संग्रहालय बनेगा, जिसका नाम विश्वकर्मा संग्रहालय होगा। जी का जो सोच और निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज जमशेदपुर में जितने भी बड़े बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उनके साथ बैठक की है। और यहाँ जो हमारे दीदियाँ जो हैं महिला मंडल के द्वारा पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग्स, जूट बैग ये सब बनाते हैं। और ये जितने भी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, मॉल्स है, उनको भी ज़रूरत पड़ते हैं ये सारे सामानों का। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे इन दोनों को जोड़ा जाए ताकि ये महिलाओं को भी रोज़गार भी मिले और इनका एक आमदनी भी बढ़े। और साथ में हम लोगों ने जो यहाँ के शिल्पकार और कारीगर लोगों को जो सांस्कृतिक विरासत जो सदियों से पीढ़ियों से चली आ रही है उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम लोगों ने मंथन किए। तो उसके लिए आज हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखे हैं कि यहाँ के टॉप जो 5 मॉल्स जो हैं वहाँ हर एक मॉल में कुछ जगह पे जो है एक विश्वकर्मा गैलरी खोले ताकि वहाँ जो हमारे जो मांडर, ढोलक, इस तरह के जो सामान जो बनाते हैं और ये जो टोकरी, बांस का जो बनाते हैं वो शिल्पकारों का सामान का वहाँ गैलरी की तरह रहे। तो जिससे कि एक सामाजिक दायित्व मॉल्स की जो है वो भी बनेगी और हमारे शिल्पकारों को एक अच्छा सा वहाँ डिस्प्ले और मार्केट प्लेस भी मिलेगा। जमशेदपुर की सड़कें इन दिनों रात्रि में मौत को दावत देती नजर आ रही है। इसकी मुख्य वजह बड़े और भारी वाहनों की तेज रफ्तार है। इस कारण सड़क पर चलने वाले राहगीरों से लेकर अन्य वाहन चालकों को भी हादसे का डर हमेशा सताता रहता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इनसाइड झारखंड न्यूज ने रात 10 से 12 बजे तक जमशेदपुर की सड़कों में दौड़ने वाली भारी वाहनों की रफ्तार की स्थिति जानने की कोशिश की। इस दौरान खासकर शहर के साक्षी, बिष्टुपुर, बर्मा माइंस और जुगसराय क्षेत्र में वाहनों की रफ्तार तो देखी गई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही। हालांकि जब गोलमुरी चौक पर चलने वाले बड़े और भारी वाहनों की रफ्तार पर नजर डाली गई तो स्थिति काफी खतरनाक दिखी। इसकी एक वजह छोटे गोल चक्कर और सड़क के बीच में डिवाइडर ना होना भी नजर आया। इस वजह से कंपनियों से निकलने वाली भारी वाहनें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में गलत दिशा से तेज रफ्तार में चलते दिखे। इतना ही नहीं, इस तेज रफ्तार की होड़ में कंपनी की बसें भी पीछे नहीं थी, जबकि बस के पीछे बस की रफ्तार और चेतावनी भी लिखा हुआ था। बावजूद इसके बस में बैठे कर्मचारियों की जान जोखिम में डालकर चालक वाहनों को तेज गति में चलाने से बाज नहीं आ रहे थे। गोलमुरी गोल चक्कर के पास तो स्थिति ऐसी थी मानो सड़क पर चल रही तेज रफ्तार वाहनें मौत को दावत दे रही हो। इसकी एक वजह रात में ट्रैफिक पुलिस का नियंत्रण नहीं रहना भी था। स्थानीय वासियों ने बताया कि रात 10 बजे के बाद सड़क पर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल साबित होगा। सही नहीं बनने की वजह से जो गाड़ी सब आपस में रॉन्ग साइड, राइट साइड टर्न करता है, उसमें आपस में दुर्घटना हो जाता है। किस तरह का वाहन है इस तरह से गलती करते हैं? बड़ा बड़ा वाहन है, बड़ा बड़ा टेलर,
बड़ा बड़ा स्कूल है, कंपनी का बस और छोटा वाहन उसमें पिस जाता है। कितना एक्सीडेंट रोज होता है। हम यहीं के बाशिंदा है पिछले 40 साल से। हम रात को यहाँ खड़ा होने में डर लगता है कि रोज एक दुर्घटना देखते हैं। जिस हिसाब से निकल रहा उस हिसाब का यहाँ में सड़क नहीं है, चौरास्ता नहीं है, जिसके चलते कोई इधर से घूम जा रहा, कोई उधर से घूम जा रहा, कोई इसको चौक समझ रहा, कोई उसको चौक समझ रहा। मगर जब रात जो मेन 11 बजे जो मेन कांड का टाइम है उस समय नहीं रहती। वहीं जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 4 के वासी इन दिनों कचरे के अंबार और डेंगू से परेशान है। इस मामले में कई बार जेएनएससी से शिकायत के बावजूद कोई पहल नहीं की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उपायुक्त और एसडीओ से मिलकर मामले में कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। ये कचरे का अंबार बिरसा नगर जोन नंबर 4 के निवासी बेदकर मिंज की खाली प्लॉट की है, जिसके चारों ओर 1 दर्जन से ज्यादा लोग वास करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आसपास के अलावा उधर से गुजरने वाले लोग भी घरों का कचरा विगत 3 वर्षों से यहीं डालते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मरे हुए मवेशी को भी यहीं डंप कर दिया जाता है, जिसके बदबू से लोगों का जीना दुभर हो गया है। कई बार जमीन मालिक और जेएनएससी से कचरा उठाव की मांग की है, बावजूद इसके कोई पहल नहीं होने से क्षेत्र के कई लोग डेंगू के शिकार होकर अस्पताल में इलाजरत है। ऐसे में पड़ोस के रहने वाले विजय कुमार के परिवार वालों ने जिले के उपायुक्त और एसडीओ से मुलाकात कर मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग करने की बात कही है, ताकि क्षेत्र से कचरा का उठाव हो सके, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। मच्छर इतना महक, रह नहीं पाते, हम लोग बाहर निकल नहीं पा रहे और घर में छोटा बच्ची है और एलर्जी जब तक बच्चा को हो जा रहा है। अभी एक घर का मेरा बहू डेंगू से हॉस्पिटल में भर्ती है और पूरा फैमिली हम लोग गए थे उनको रिक्वेस्ट करने, तो इतना बदबू मारता है, एकदम बदबू, एकदम रहने नहीं सकते, बाहर आने नहीं सकते, हॉल में आंगन में आने से महकते रहते हैं मच्छर। शाम होने से मच्छर इतना काटते, बीमार हो जाए। हर साल हम लोग घर में कोई ना कोई बीमारी पड़ रहा है इसका चलते। जमीन है, ये जमीन में आप देखिए, पर वीडियो तो निकाल चुके हैं इसका, कितना कचरा इसे भरती है। और आज के डेट में आप जान रहे कि डेंगू कैसे चल रहा है। हम लोग घर में ऑलरेडी डेंगू आ चुका है, मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है टीएमएच में, प्लेटलेट्स पूरा कम होते जा रहा है। इसको जमीन को सफाई कराने के पीछे 3-4 साल से जमीन का मालिक जो बोला जाता है उसको हम लोग कई बार घर जाके समझाएं, फोन में हमेशा बोलते हैं इसको साफ कराओ बोल के, लेकिन कुछ भी उसका रेस्पॉन्स नहीं है। कराएंगे बोलता है, कुछ करता नहीं, उसको यहाँ रहना नहीं है, उसको मतलब नहीं है। वो अपना सुनारी में, कभी रांची में बढ़िया से रहता है और हम लोग यहाँ झेल रहे हैं। कचरा को लेकर सब यहाँ डालता है, कभी मरा कुत्ता डाल देता है, कभी बिल्ली डालता है, हम लोग साफ कराते रहते हैं, लेकिन कुछ उसको हो नहीं रहा है। किसका जमीन? बच्चा, किसका जमीन? ये जमीन बोला जाता है बेदकर मिंज करके है, उनका है जमीन। और कितने दिनों से ऐसा है? ये तो हमको लगता है कि 5-6 साल 10 साल से बढ़ते जा, थोड़ा था बढ़ते दिन बढ़ते जाए, फिर सफाई एक बार होगा तब ठीक होगा। और जेएनएससी वाले लोग भी आके देख के किया है, जो अधिकारी है गुड़िया सर के है, वो आके देख के भी गए हैं, सबको समझाए मत डालो, लेकिन जब तक कचरा जमीन रहेगा तो वैसे ही रहेगा, कोई डालेगा ही। अब कोई बना भी नहीं, एक बार सफाई हो जाए तो हम लोग कैमरा में लगा के रोक सकते हैं। वहीं जमशेदपुर के कैरेज कॉलोनी गुदरी मार्केट में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब बलरामपुर की एक महिला नवजात को बेचने पहुंची। इसे देख स्थानीय लोग हैरत में पड़ गए और इस महिला को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीओ की मौजूदगी में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। कैरेज कॉलोनी गुदड़ी मार्केट की रहने वाली रूपा नाम की महिला ने बताया कि दोपहर में एक महिला 20 से 25 दिन के एक नवजात को लेकर घर के पास खड़ी थी। पूछने पर उसने कहा कि वह इसे 6000 रुपये बेचना चाहती है। वह उसका बच्चा नहीं बल्कि मनहूस है, इसलिए वह उसे बेचना चाहती है। उसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बागबेड़ा पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद स्थानीय वासियों के सहयोग से नवजात सहित महिला को लेकर सभी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां जानकारी मिलने पर एसडीओ पीयूष सिन्हा भी पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी लेते हुए महिला को सांची पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस महिला से पूछताछ करते हुए पूरे मामले की जांच कर रही है। वैसे पत्रकारों के पूछने पर महिला बार बार अपनी बात से मुकरती रही। सीरियस है, इतना हालत खराब है बच्चा का, उसको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए पुलिस को। फिर दूसरा प्रशासन आया, फिर लेके आया हम लोग को यहाँ तक के चलिए डीसी ऑफिस जाएंगे, वहाँ जाके कुछ भी होगा बात मस्त सुनाई होगा। तो हम बोले देखिए भाई अब नहीं रख सकते तो हम लोग को दे दीजिए बच्चा को, नहीं तो ऐसे मर जाएगा, नहीं तो उसको हाथ पाँव काट के आप लोग भीख मंगवाएगा, ऐसे मत कीजिए। कोई गरीब दुखी है उसको दे दीजिए बच्चा, वो अपना बच्चा पाल लेगा, आपका बच्चा, वही बात है। वहीं झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन के बैनर तले मुसाबनी प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने बकाया मानदेय समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है।
इससे आंगनबाड़ी केंद्रों का कामकाज प्रभावित होता नजर आ रहा है। मुसाबनी प्रखंड कार्यालय की सेविका एवं सहायिकाओं ने झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले बकाया मानदेय के भुगतान समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। इस बीच उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। इन सेविका एवं सहायिकाओं की मुख्य मांगों में पिछले 8 महीने से बकाया मानदेय को जल्द भुगतान करने के अलावा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के मानदेय को एक साथ भुगतान करने की मांग शामिल है। साथ ही पोषाहार राशि को हर महीने भुगतान करने समेत इनकी अन्य मांगे हैं। इन मांगों की पूर्ति नहीं होने पर मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मी रानी पातन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखने की बात कही। आज जो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं, इसका पहला वजह तो ये है कि हम लोगों को केंद्र सरकार ने के तरह जो दिया जाता है 4,563 रुपया, वो मानदेय हमें 8 महीना से अभी तक नहीं मिली है, जिसके कारण हम सभी सेविका बहनें भुखमरी के कगार में हैं। दूसरी हम लोग का मानदेय है जो कि आपका राज्य सरकार का दिया हुआ और केंद्र सरकार का दोनों एक साथ में दिया जाए, ये हमारा दूसरा मांग है। तीसरा मांग है कि जैसे पोषाहार राशि जो हम आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलाते हैं, वो राशि हमें प्रत्येक महीना दिया जाए, क्योंकि हम दुकानदार के भरोसे में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करते हैं। अगर हमें दुकानदार उधार नहीं देंगे तो हमारा केंद्र संचालन नहीं हो पाएगा, हम कैसे खिलाएंगे। ऐसे तो हम लोग 9,500 अगर हम लोग को प्रति माह मिल जाए तो भी हम लोग का बहुत ही ये में शामिल हो पाएंगे कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 5,000 रुपया दे देती है उसके बाद चुपचाप हो जाती है, ये हमारी सरकार का ये क्या नीति है। साथ में जैसे गैस सिलेंडर दिया है, किसी किसी केंद्र में दिया है, किसी को नहीं दिया है, और उसका भी जो गैस भराने का जो राशि है वो भी नहीं दिया है। सीबी का पैसा हो गया 2 साल से नहीं मिला है ना। मोबाइल रिचार्ज करने का ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन उसका भी पैसा कोई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग का ऊपर सिर्फ 48 ही किया जा रहा है। एक तो जन्म प्रमाण पत्र का काम, वृद्धा पेंशन का, विकलांग का काम, आपका कुपोषण का, बेलों का, माने सारे काम जितने भी योजना है, सारा योजना का काम हम सेविका बहनों को ही करना पड़ता है। लेकिन जब मानदेय की बारी आती है तो फिर सरकार मुंह मोड़ लेती है। वहीं राजधानी रांची में इस बार भी भव्य रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 6 सितंबर को बाल गोपाल झांकी प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। शहर में सार्वजनिक रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दही हांडी प्रतियोगिता के आयोजन की शुरुआत करने वाली संस्था श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति की ओर से राजधानी में एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समिति की ओर से जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाले बाल गोपाल झांकी प्रतियोगिता से संबंधित आयोजन की विस्तृत जानकारी दी गई। समिति की आयोजक सदस्य पूनम आनंद ने बताया कि आयोजन के पहले दिन 6 सितंबर को बाल गोपाल झांकी प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के और दूसरे वर्ग में 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस बार बाल गोपाल प्रतियोगिता में शामिल सभी बच्चों को समिति की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। तारीख को बाल गोपाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो शुरू के दौर से ही हम कर रहे हैं। और इस वर्ष हमने 2 वर्गों में कर दिया है। 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का एक ग्रुप होगा और 7 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों का एक ग्रुप होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रविष्टियाँ आती हैं तो 2 ग्रुप में हम लोगों ने किया है और फर्स्ट सेकंड प्राइजेस हम लोगों ने रखे हैं। और सभी बच्चों को प्रतिभागी पुरस्कार भी दिया जाएगा। जितने भी बच्चे आएंगे सभी बच्चों को प्रतिभागी पुरस्कार दिया जाएगा। पिछले वर्ष का इतिहास रहा है कि हम लोग करीबन 100 से 150 बच्चों की संख्या हमारे कार्यक्रम में आती है और आप लोगों के सहयोग से संख्या और अधिक हो ताकि पूरा वातावरण जो है कृष्णमय हो। क्योंकि और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।